है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चुनावी बॉन्ड के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को और चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड अमेंडमेंट को, संशोधन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर किया है। अब इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया है, तो इसे ही आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है या चुनावी बॉन्ड योजना है, इसको कब लाया गया था हमारे सरकार द्वारा? तो इसको जो है 2 जनवरी 2018 से जो है शुरू किया गया था। अब इस योजना को जो है क्यों लाया गया था? तो हमारी सरकार क्या करना चाहती थी, जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, अब हमारे इंडिया में क्या है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। एग्जाम्पल के लिए जो है हम यहाँ पर मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। इसी तरीके से जो है वेरियस पार्टी है। यहाँ पर मैंने जो है समझने के लिए इन तीनों पार्टी का नाम जो है यहाँ पर लिखा है। तो इन पार्टीज को क्या होता है, समय समय पर जो है डोनेशन मिलते हैं, चंदा मिलता है। अब चंदा कौन देते हैं? कोई कंपनी देती है, कोई पर्सन देता है, कोई बिजनेसमैन देता है, ठीक है। इन सारे सोर्स से जो है पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मिलता है? चंदा मिलता है, डोनेशन मिलता है। तो ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है ना, इस पॉलिटिकल फंडिंग में जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, इस मकसद से जो है क्या किया गया था, हमारी सरकार ने जो है चुनावी बॉन्ड योजना को जो है 2018 में लाया था। अब पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इन चंदे की या इस डोनेशन की जरूरत क्यों होती है? तो क्या होता है, हमारे इंडिया में जो है समय समय पर जो चुनाव होते हैं। अब 2024 में भी जो है हमारे इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं। तो पार्टी को इसके लिए क्या लगता है, पार्टी को जो है पार्टी का प्रचार करने के लिए जो है पैसे की जरूरत होती है, डोनेशन की जरूरत होती है, ताकि जो है ये अपना चुनाव प्रचार जो है अच्छे तरीके से कर पाए। तो फाइनली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है, ठीक है, अब कंपनी से, इस पर्सन से, इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये जो है योजना लाई गई थी 2018 में। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ना, इसको 2024 में जो है अभी क्या किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर किया। अब इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर क्यों किया गया, इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ना, इसमें जो है क्या कमी थी, क्या दिक्कत थी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को समझ लेते हैं, ताकि जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया। तो देखो, मान लो ये जो पर्सन है या फिर ये जो कंपनी है ना, ये क्या करना चाहती है इंडिया में, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज हमने समझने के लिए ली है यहाँ पर। मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करना चाहते हैं, इन तीनों में से जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज को जो है अपने तरफ से चंदा देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अब सरकार ने बोला कि 2018 से अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज को जो है फंडिंग देनी है, डोनेशन देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो है आप हमें जो है फंडिंग दे सकते हो। तो इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड जो है ये परचेस करने पड़ेंगे। अब ये जो चुनावी बॉन्ड होते हैं, ये कौन परचेस कर सकते हैं? तो देखो, वो जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर मान लो कोई कंपनी देना चाहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन देना चाहता है, तो उसकी जो कंपनी है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है ना इंडिया में फॉर्म होना चाहिए, फाउंड होना चाहिए, या फिर रजिस्टर होना चाहिए। तब जाकर जो है आप क्या कर सकते हो, ये जो चुनावी बॉन्ड है ना, ये परचेस कर सकते हो, और पॉलिटिकल पार्टीज को जो है आप अपना डोनेशन दे सकते हो। तो फाइनली ये पर्सन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड परचेस करने के लिए कहां पर जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा। अब इसके पास क्यों जाएगा, क्योंकि 2018 में जब इसको शुरू किया गया था, तब यहाँ पर बोला गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड है, इसको जारी कौन कर सकेंगे, इसको इश्यू करने का राइट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होगा। तो ये पर्सन फाइनली कहां पर जाएगा, ये पर्सन फाइनली जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या बोलेंगे कि देखो, हम जो है चुनावी बॉन्ड को जो है ना सेल करते हैं, परंतु कौन से महीने में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन 4 महीने में जो है हम क्या करते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो है हम इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है सेल करते हैं। तो ये पर्सन क्या करेगा, इन 4 महीने में से एक महीने में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा और बोलेगा कि मुझे जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है परचेस करना है। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसे क्या बोलेगी कि देखो, आपको जो इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस करना है ना, ये कितने रुपए के हैं, ये जो है 1000 रुपए से स्टार्ट होते हैं। मतलब 1000 का ले सकते हो आप, 10,000 का ले सकते हो, 1 लाख का ले सकते हो, 10 लाख का ले सकते हो, और 1 करोड़ का भी आप ले सकते हो।
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये बॉन्ड जो है ना 1000 रुपए से शुरू होते हैं और 10 के मल्टीपल में जो है इशू किए जाते हैं। ये फैक्ट जो है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देन इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और क्या बोलेंगे, ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, इसको ये बोलेंगे कि देखो, आप जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेस करना चाहते हो ना, आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है ना, या जहां कहीं पर भी आपका अकाउंट है, आपको उस अकाउंट की जो है ना केवाईसी जो है पूरी करना जरूरी है। अब केवाईसी का मतलब क्या है, उस अकाउंट में जो है आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस जो है पूरी तरीके से वहां पर जो है मेंशन होना चाहिए। ये भी कंडीशन आपको पूरी करनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये सारी कंडीशन जो है इस पर्सन ने जो है पूरी कर ली, और ये पर्सन बोल रहा है कि ठीक है, मुझे जो है 10 लाख का बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है परचेस करना है। तो ये पर्सन क्या करेगा, फाइनली अपने अकाउंट से फिजिकली जो है 10 लाख क्या करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो है ट्रांसफर करेगा। इसके बदले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेंगे, इस पर्सन को जो है 10 लाख का चुनावी बॉन्ड जो है इशू करेंगे। अब ये जो चुनावी बॉन्ड है ना, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इस पर जो है इस पर्सन को जो है इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिलता है। परंतु ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स है या चुनावी बॉन्ड्स है ना, इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एक बार आपने इसको पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया, आपको इसको भूल जाना है, ठीक है। देन ये क्या है, एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है। अब बेरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो पर्सन, ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो परचेस कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर शो नहीं की जाएंगी, ना ही इसका एड्रेस लिखा जाएगा, ना ही इसकी जो है आधार या पैन कार्ड डिटेल जो है इस बॉन्ड पर लिखी जाएंगे, इसका नाम तक यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है, इसकी कुछ भी आइडेंटिटी जो है इस बॉन्ड पर शो नहीं की जाएंगी। परंतु हाँ, यहाँ पर एक बात आप याद रखना, ये जो पर्सन की आइडेंटिटी है ना, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है केवाईसी जो अकाउंट है ना, इसका पूरी डिटेल है, उसी अकाउंट से जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है बॉन्ड खरीदा था। तो इस पर्सन की आइडेंटिटी सिर्फ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता रहती है, बाकी जो है इसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं रहती। तो अब क्या किया, इस पर्सन ने बॉन्ड परचेस कर लिया। अब इस पर्सन को क्या करना पड़ता है, जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये बॉन्ड इशू किया, जिस तारीख से इशू किया, जिस डेट से इशू किया ना, इसको 15 दिनों के अंदर क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज को देना होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है 15 दिनों के अंदर जो है इसको जो है कैश में जो है कन्वर्ट करना होता है। तो मान लेते हैं इस पर्सन ने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है ये बॉन्ड लिया, और मानते हैं कि इन तीनों में से किसी एक पार्टी के प्रेसिडेंट को जो है ये बॉन्ड जो है यहाँ पर दे दिया। फिर ये पार्टीज क्या करेंगी, इनका भी जो है कहीं ना कहीं पर अकाउंट होता होगा ना। तो मान लेते हैं कि इनका अकाउंट जो है, हम यहाँ पर एग्जांपल मान के चलते हैं कि इनका अकाउंट जो है बैंक ऑफ इंडिया में है, और इनका जहां पर भी अकाउंट होता है, जिस बैंक में भी अकाउंट होता है ना, उसकी पूरी डिटेल जो है किसको देनी पड़ती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है देनी पड़ती है। या हम कह सकते हैं कि इनका जो पॉलिटिकल पार्टीज का अकाउंट होता है, इस पर नजर होती है किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो है इंडिया में जो है चुनाव वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पर्सन ने जो है इन तीनों में से किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को जो है ये बॉन्ड दे दिया, और पार्टी के प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में जाकर, अब मान लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में इनका अकाउंट है, ये बॉन्ड जो है इस पर्सन से लेकर जो है इस पार्टी प्रेसिडेंट ने क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया। बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, फाइनली जो है इसको कैश में कन्वर्ट कर जो है इनके अकाउंट में, यानी कि पार्टी का जो अकाउंट है पॉलिटिकल पार्टीज का, इनके अकाउंट में जो है 10 लाख की जो है कैश जो है क्रेडिट कर दी। किसने क्रेडिट की, इस पर्सन ने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में की, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो है कैश जो है क्रेडिट कर दी। अब यहाँ पर एक बात और जान लो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स है या चुनावी बॉन्ड्स है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्सेप्ट कर सकती है, या कौन से पॉलिटिकल पार्टीज को ये पर्सन जो है चुनावी बॉन्ड जो है दे सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है हमारे पास, उसका सेक्शन 29 ए है हमारे पास, ठीक है। इसमें ये पार्टी रजिस्टर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बोली गई, रिसेंटली जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे फिर वो लोकसभा का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, यहाँ पर उस पार्टी को एटलीस्ट 1% जो है वोट मिलने चाहिए, तभी जाकर आप जो है बॉन्ड को जो है एक्सेप्ट कर सकते हो, या वो जो पर्सन है उस पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इलेक्शन बॉन्ड जो है दे सकता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई दोस्तों, पता है आपको, देखो ये जो पर्सन है ना, इसने किससे बॉन्ड खरीदा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है इसकी आइडेंटिटी पता है कि ये कौन है, कितने जो है इसने कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा, ये कहाँ पर रहता है, इसकी पूरी आइडेंटिटी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है। परंतु इस पर्सन ने क्या किया, ये बॉन्ड जो है
पार्टी के प्रेसिडेंट को दे दिया, इन तीनों में से किसी एक पार्टी के प्रेसिडेंट को दे दिया, परंतु पार्टी प्रेसिडेंट को नहीं पता कि ये जो बॉन्ड है ना किसने इशू किया, इसका नाम क्या है, ये कहाँ पर रहता है और इसके पास जो है कहाँ से पैसा आया, इसने नहीं बताया इनको। देन पार्टी के प्रेसिडेंट ने क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया में जो है ये चेक जो है डिपॉजिट किया और कैश में कन्वर्ट किया। तो बैंक ऑफ इंडिया को भी नहीं पता कि भाई ये जो पैसा है ना किस पर्सन का है, किस पर्सन के नाम से, किस पर्सन ने जो है इस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जमा किया। इनको सिर्फ इतना पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो है ये पैसा जो है डिपॉजिट हुआ है। देन बैंक ऑफ इंडिया को नहीं पता, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं पता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिर्फ इतना पता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जो है 10 लाख के कैश जो है क्रेडिट हुए, किस माध्यम से, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। परंतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये नहीं पता कि ये जो 10 लाख की कैश दी है ना किस पर्सन ने दी है या फिर किस कंपनी ने दी है या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसी पर जो है जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हम जो इलेक्शन कराते हैं ना इंडिया में ये इसके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A के तहत जो ना लोगों को ये जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है कि जिस पार्टी को लोग जो मतदान कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं ना, उसके पास जो है डोनेशन कहाँ से आ रहा है, पॉलिटिकल फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन सी कंपनी इनको पॉलिटिकल फंडिंग दे रही है, कौन सा पर्सन जो है इनको दे रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि देखो इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, क्योंकि ना ही जो है पार्टी प्रेसिडेंट को पता है, ना ही बैंक ऑफ इंडिया को पता है और ना ही जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के पास। तो इसीलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको चुनावी बॉन्ड स्कीम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ठीक है, देखो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड को गुमनाम माना जाता है क्योंकि दस्तावेज में ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है बॉन्ड, दानकर्ता का नाम और अन्य विवरण दर्ज नहीं होते, इसकी कोई भी डिटेल जो है यहाँ पर नहीं लिखी जाती। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कितनी भी संख्या में बॉन्ड खरीद सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है और वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकता है। देन ये जो व्यक्ति है ना, मैंने पहले बोला आपको कि इसकी आइडेंटिटी जो है यहाँ पर नहीं बताता ये किसी को। देन इसी का जो है क्रिटिसिज्म किया हुआ था कई सारे लोगों द्वारा, कई सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि एटलीस्ट 1% वोट जो है मिलने चाहिए। अब किसी पार्टी को जो है एटलीस्ट 1% वोट अगर नहीं मिले तो वो पार्टी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला कि ये जो है आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वेलिटी का जो है वायलेशन करता है। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज भी पूछी थी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और बोला कि इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसी की वजह से जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को क्या किया, इस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। अब ये जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का सैंपल है, ये यहाँ पर आप देख लो, इसमें क्या क्या डिटेल होती है। देखो जिस तारीख को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया वो जो है डेट होती है इस पर। देन 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन के टाइम के अंदर में क्या करना पड़ता है, इसको जो है कैश में कन्वर्ट करना होता है। अगर ये कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ 15 दिनों के अंदर तो ये जो सारा पैसा है ना पीएम केयर फंड में चला जाता था। देन इस पर जो है ना वैल्यू लिखी होती है कि कितने का बॉन्ड जो है उस पर्सन ने जो है परचेस किया। मान लो किसी ने 1000 का खरीदा तो 1000 लिखा होगा, मान लो किसी ने 10 लाख का खरीदा तो 10 लाख यहाँ पर जो है लिखा होगा। तो इतने ही इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर लिखी जाती है, इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो यही जो है इसका जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का रीजन बना। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बातें बोली ये भी हम जान लेते हैं। पहले ही बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A का जो है वायलेशन करता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी तक यानी कि 2018 से अब तक हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है कई बार जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को इशू किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आपको सब पता है, क्योंकि ये सबसे पहले पर्सन कहाँ पर गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही गया था बॉन्ड जारी करने के लिए। और इसको बोला कि देखो आपको जो है अभी से क्या करना है, अभी से जो है आपको ये बॉन्ड इशू नहीं कर सकते, आप इसको तुरंत जो है आपको बंद करना पड़ेगा। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आपको क्या करना है, 6 मार्च तक, क्योंकि एसबीआई को सब पता है, तो 6 मार्च तक आपको क्या करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है ना पूरी डिटेल बताना है 2018 से कि अब तक जो है आपने कितने बॉन्ड इशू किए, किस किस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जो है आपने कितना कितना पैसा सेंड किया, ये सब जो है आपको बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को।
देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, 13 मार्च तक जो है इसको अपडेट कर जो है इसको बोला कि आप जो है अपने वेबसाइट पर जो है इसकी पूरी डिटेल जो है शो करो, ताकि लोगों को पता चले कि इस पॉलिटिकल पार्टीज को जो है कहाँ कहाँ से पैसा मिला है 2018 और 2024 के दरमियान, ठीक है। देन इसी के साथ हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो इलेक्शन बॉन्ड स्कीम लाए थे या इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लाए थे 2018 में, इसको लागू करने के लिए 2018 के पहले ना कुछ हमारे संविधान के जो एक्ट है, कुछ हमारे पास एक्ट है ना, इसमें अमेंडमेंट किया था। तो इसको भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो ये अमेंडमेंट भी जो है हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में जो है संशोधन किया था। तो क्या संशोधन किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमेंडमेंट के पहले जो है ये एक्ट जो है क्या कहता था। तो देखो, अमेंडमेंट के पहले इसका जो सेक्शन 29C है, ये बोलता था कि मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर 20,000 से ऊपर का डोनेशन मिल रहा है किसी पर्सन से, किसी कंपनी से, तो उनको क्या करना पड़ता था, पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ता था कि इस कंपनी से या इस पर्सन से जो है हमें 20,000 से ऊपर का जो है अमाउंट मिली है पार्टी को, ठीक है। परंतु इसमें जो है क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, फाइनेंस एक्ट 2017 लाकर जो है इसमें अमेंडमेंट किया और बोला कि ये जो सेक्शन है 29C, यहाँ पर ये बोला गया कि देखो, अगर पार्टी को 20,000 से ऊपर का डोनेशन मिलता है और वो डोनेशन अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आता है, तो पार्टी जो है नहीं बताएंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि ये पैसा जो है कहाँ से आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आपको पूरी तरीके से जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। आपको ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना जरूरी था, परंतु आपने जो है इसका वायलेशन किया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो अमेंडमेंट किया गया था इसको स्ट्रक डाउन किया और फाइनली जो है इसको लागू कर दिया। जो पहले की व्यवस्था थी इसी को जो है फिर से लागू कर दिया। देन द कंपनीज एक्ट 2013 में भी जो है हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, अमेंडमेंट किया था। इसमें क्या अमेंडमेंट किया था, देखो, मान लो कोई कंपनी है, तो ये कंपनी भी जो है पहले क्या करती थी, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है डोनेशन देती थी या फंडिंग देती थी। तो यहाँ पर बोला गया था, इसका जो सेक्शन 182 सब क्लॉज 1 है, यहाँ पर बोला गया था कि कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दे सकती है, परंतु कितना। तो मान लो कोई कंपनी है, उसके जो है लास्ट 3 इयर्स का जो है एवरेज प्रॉफिट देखा जाएगा। उस एवरेज प्रॉफिट का जो है 7.5% जो है वो कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है डोनेशन दे सकती है। देन यहाँ पर ये बोला गया कि उस कंपनी को ना उसके बैलेंस शीट में ये भी शो करना जरूरी है कि कितनी अमाउंट जो है आपने डोनेशन दी और किस पार्टी को जो है आपने डोनेशन दी। ये सब जो है यहाँ पर लिखना जरूरी था। क्यों? क्योंकि कंपनी में जो है कई सारे शेयर होल्डर होते हैं, कई सारे लोगों का पैसा लगा होता है, तो उनको जानने का ये अधिकार है कि जो ये कंपनी है कौन से पॉलिटिकल पार्टीज को जो है फंडिंग दे रही है। परंतु हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें भी जो है 2017 में फाइनेंस एक्ट के तहत जो है संशोधन किया सेक्शन 182 सब क्लॉज 1 में, और बोला गया कि देखो, अगर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पहले क्या था 7.5% था लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट का, ये दे सकती थी। परंतु इसकी जो ये लिमिट थी ना 7.5% की, ये लिमिट हटा दी गई हमारे गवर्नमेंट द्वारा और बोला गया कि अगर वो 100% भी हमको देना चाहती है डोनेशन, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है हमको 100% डोनेशन दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, ये हमारे ठीक नहीं है कंपनी के लिए। इससे क्या हो सकता है, कई सारे संकट जो है आ सकते हैं। मान लो भाई उस कंपनी में कई सारे वर्कर होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, उनको भी तो सैलरी देनी होती है ना। अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट ये अगर डोनेशन में दे देंगे तो कंपनी कैसे जो है सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आप नहीं कर सकते हैं। देन उसके साथ और क्या बोला हमारी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर पहले क्या था, कंपनी को अपने बैलेंस शीट में जो है अमाउंट भी लिखना जरूरी होती थी और पॉलिटिकल पार्टीज का नाम भी लिखना जरूरी होता था। परंतु इस अमेंडमेंट के तहत क्या किया हमारे गवर्नमेंट ने, बोला कि आपको सिर्फ आपके बैलेंस शीट में जो है, आपके बैलेंस शीट में अमाउंट लिखना जरूरी है कि आपने कितना अमाउंट जो है डोनेशन दिया है, ठीक है। परंतु आपको उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखना जरूरी नहीं है कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टीज को जो है फंडिंग दी या इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो है आपने पैसे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, इसमें भी कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, आप सभी चीजें जो है सीक्रेट रख रहे हो, तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि इस कंपनी ने जो है कितना पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो कितनी दी। तो ये भी जो है एक इशू था। इसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो है वायलेशन करता है
और इसको भी जो है क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और फिर से जो है इसे लागू कर दिया। देन हमारे पास और एक कानून था, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। इसको भी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2017 में जो है संशोधन किया था, अमेंडमेंट किया था इसमें भी। तो अमेंडमेंट के पहले जो है ये एक्ट क्या बोलता था, तो देखो 20,000 के ऊपर अगर पार्टी को पैसा मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, तो क्या करना पड़ता था, उस पॉलिटिकल पार्टी को जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था, उसका नाम जो है लिखना होता था, एड्रेस, यानी कि ये सब जो है कहाँ पर बताना पड़ता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है बताना पड़ता था पहले। परंतु हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें भी जो है अमेंडमेंट कर दिया और बोला कि देखो अगर हमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, उस पर्सन की आइडेंटिटी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये जो है ये भी आप ठीक नहीं कर रहे हो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना अनिवार्य है, तभी जो है आप ये कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस अमेंडमेंट को भी जो है स्ट्रक डाउन कर दिया और फाइनली बोला कि यही व्यवस्था जो है लागू हो जाएंगी फिर से। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों अमेंडमेंट को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये भी जो है मैंने आपको बता दिया। देन अब हम जो है गवर्नमेंट का रिव्यू जान लेते हैं, गवर्नमेंट का पक्ष जान लेते हैं कि ये जो है क्या कह रही है। देखो गवर्नमेंट ने ही लाया था 2018 में जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये बोल रही है कि देखो हम इस पर्सन की या उस कंपनी की आइडेंटिटी इसलिए शो नहीं कर रहे ताकि मान लो आज हमारी पार्टी जो है रूलिंग पार्टी है, हम जो है सत्ता में, कल को जाके हो सकता है कि कोई अदर पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है हमको हराकर। तो कल को जाके क्या हो जाएगा, अगर उस पर्सन का नाम पता रहेगा, उस कंपनी का नाम पता रहेगा लोगों को या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, और ये नाम जो है लोगों के सामने भी रिवील हो जाएगा इस कंपनी का, इस पर्सन का, तो कल को जाके ये जो पावर में गवर्नमेंट रहेंगी, सेकंड पार्टी जो पावर में रहेंगी, ये पार्टी जो है इस कंपनी के साथ, इस पर्सन के साथ जो है हरासमेंट कर सकती है, इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उस पर्सन की या उस कंपनी की आइडेंटिटी जो है शो नहीं कर रहे, किसी को नहीं बता रहे। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट बोला कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A के तहत लोगों को जानना ये अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, कि वो जो पार्टी को वोटिंग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, उस पार्टी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कौन जो है उनको जो है फंडिंग कर रहा है, ये लोगों को जानने का अधिकार है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। अब थोड़ा सा डाटा हम देख लेते हैं कि किस पार्टी को जो है कितना पैसा मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। तो देखो ये जो है 2022-23 का डाटा है। यहाँ पर बोला गया कि टोटल लगभग लगभग जो है 11,000 करोड़ जो है टोटल अमाउंट थी। तो इसमें से जो है लगभग 57% जो है बीजेपी को मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। सेकंड नंबर पर जो है कांग्रेस को मिला है, थर्ड पर जो है टीएमसी है। इसी तरीके से जो है ये डाटा जो है आप देख सकते हो, आपके जो है काम में आ सकता है एग्जाम के, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक करंट टॉपिक के साथ।